आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इक्ता सिस्टम के बारे में कि इक्ता सिस्टम क्या था, किसने शुरू किया, क्या क्या इसके फीचर्स थे, इक्तेदार किसे कहा जाता था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकता सिस्टम की अगर बात की जाए तो एकता सिस्टम स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसने स्टार्ट किया था एकता सिस्टम? इल्तुतमिश ने, जो कि दिल्ली सल्तनत में एक शासक रहे हैं। आपने इनके बारे में अगर नहीं पढ़ा होगा तो कभी ना कभी तो आपने इनके बारे में पढ़ाई होगा। ये गुलाम वंश के शासक थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने एकता सिस्टम स्टार्ट किया। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये, मतलब कि एकता सिस्टम जो था इसमें क्या किया जाता था, जो ज़मीन होती थी, जो लैंड होता था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था, ठीक है। एंड छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करके जो राजा था वो अपने नोबल्स को देता था, ठीक है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो सपोज़ कीजिए आप किंग हैं, ठीक है। एंड आपके पास, क्योंकि आप किंग हैं तो आपके पास पूरी पावर भी होगी, ठीक है। एंड आपके पास आपके एरिया का या फिर आपके राज्य में जितनी भी ज़मीन है उन सब पर आपका ही हक होगा, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या करता था, जो राजा होता था, जो किंग होता था, वो अपने क्षेत्र की जितनी भी ज़मीन होती थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता था, ठीक है। एंड उसके जो भी नोबल्स होते थे, जो भी सोल्जर्स होते थे, उनको सैलरी के बजाय वो क्या देता था, वो ज़मीन के टुकड़े देता था, ठीक है। उन ज़मीन पर फिर वो जो सोल्जर्स थे जिनको वो ज़मीन इक्ता के रूप में राजा देता था, वो उसकी निगरानी रखते थे। उस पर वो खेती करवाते थे लोगों से। खेती से जो भी रेवेन्यू आता था उससे वो क्या करते थे, अपने पास एक मिलिट्री रखते थे, ठीक है। मतलब कि सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी रखते थे। एंड उस सैनिकों की टुकड़ी का वो सारा खर्चा उठाते थे, जो भी रेवेन्यू में उनको पैसा मिलता था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो भी मिलता था। एंड अपना खर्चा भी वो उसी से उठाते थे। तो ये एक तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसको माना जाता है, ठीक है। इसमें जो लैंड है उसको बड़े बड़े एंड छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता था। लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये जो लैंड के पीसीज होते थे इनको इक्ता कहा जाता था, ठीक है। एंड जो इक्ता है वो किसको दी जाती थी? सोल्जर्स, ऑफिसर्स एंड नोबल्स। राजा के दरबार में जो भी ऑफिसर्स होते थे, नोबल्स होते थे एंड जो भी सोल्जर्स होते थे, उनको राजा अपनी इच्छा के अनुसार इक्ता देता था सैलरी के बजाय। उनको वो पैसे नहीं देता था बल्कि लैंड का पीस दे देता था, इक्ता दे देता था, ठीक है। अब ये जो सिस्टम था ये क्या था? लैंड एलोकेशन सिस्टम था, ठीक है। ये जो सिस्टम था इक्ता सिस्टम, ये क्या था? लैंड एलोकेशन सिस्टम था, मतलब कि ज़मीन को बांटने का एक तरीके से सिस्टम था, प्रणाली थी, ठीक है। नोबल्स जो थे उनकी ड्यूटी होती थी कि वो मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टैक्स कलेक्शन करें उस इक्ता पर, ठीक है। जैसे अगर आप नोबल है किसी भी राजा के एंड राजा आपको ज़मीन का टुकड़ा देता है जिसे इक्ता कहा जाता है, तो आपकी ड्यूटी क्या होगी? आपकी ड्यूटी होगी कि आप उस ज़मीन के टुकड़े पर खेती करवाएं, ठीक है। एंड खेती करवाएंगे तो क्या होगा? फसल उगेगी, फसल फिर बेचेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा वो टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे, ठीक है। वो जो उन्होंने टैक्स लिया लोगों से उसको क्या करते थे, कुछ अपने खर्चे के लिए निकालते थे, बाकी वो अपने पास सिपाहियों की एक टुकड़ी रखते थे, ठीक है। सिपाहियों की टुकड़ी वो इसलिए रखते थे ताकि अगर कभी राजा को ज़रूरत हो, अचानक से अगर युद्ध हो जाए एंड किंग को ज़रूरत पड़ जाए बड़ी मिलिट्री सर्विस की, तो उस सेना की टुकड़ी को वो राजा के पास भेज देते थे, ठीक है। तो जो नोबल्स थे उनकी क्या ड्यूटी थी? उनकी ड्यूटी थी मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टैक्स कलेक्शन की ड्यूटी, ठीक है। अब जो सोल्जर्स थे उनको भी इक्ता असाइनमेंट यानी कि ज़मीन का टुकड़ा मिलता था, ठीक है, सैलरी की बजाय। मतलब कि उनको मंथली सैलरी नहीं देता था राजा, क्या देता था? ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है। अच्छा, दोज गेट इक्ता नोन एज इक्तेदार। जिन लोगों को इक्ता मिलता था उनको इक्तेदार कहा जाता था। ये जो नोट्स आपको सामने दिखाई दे रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो आप इनको साथ साथ कॉपी में लिखते जाइएगा ताकि शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। अब देखिए इक्तेदार जो थे वो क्या करते थे? टैक्स को कलेक्ट करते थे। इक्तेदार का काम जानिए क्या क्या है। इक्तेदार यानी कि जिनको इक्ता दिया जाता था राजा के द्वारा, उनको इक्तेदार कहा जाता था। उनकी ड्यूटी थी टैक्स कलेक्ट करने की, ठीक है। वो अपने क्षेत्र के लोगों से पैसे वसूल करते थे
मेंटेन आर्मी, जैसा कि मैंने पहले बताया, राजा जो है इसी शर्त पर इक्ता देता था कि वो अपने पास सैनिकों की एक टुकड़ी रखें, ठीक है, सैनिकों की एक फ़ौज रखें। क्यों रखें? ताकि अगर कभी युद्ध हो जाए, राजा को ज़रूरत पड़ जाए फ़ौज की, तो वो राजा के पास उसे भेज दें, ठीक है। तो क्योंकि राजा जो है वो इतनी बड़ी मिलिट्री को नहीं संभाल सकता, तो इसलिए ये सिस्टम चलाया था कि छोटी छोटी टुकड़ियाँ सब इक़्तेदार अपने पास रखें, ठीक है। अच्छा, मेंटेन करते थे वो आर्मी, जो भी उनको टैक्स से पैसे मिलते थे उनसे वो आर्मी को मेंटेन करते थे, आर्मी के रहने का, खाने का, ठीक है, पीने का, कपड़े, उनके सारा कुछ वही उनको प्रोवाइड करवाते थे जो इक़्तेदार होते थे। मैनेज मिलिट्री एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं, जैसे युद्ध का सामान, ठीक है, युद्ध कौशल सिखाने में जो भी खर्चा देना होता था, वो सब कुछ, उसमें जो भी एक्सपेंस उनका लगता था वही उठाते थे जो इक़्तेदार होते थे। सेंड एक्सेस मनी टू किंग, बाकी का जो भी पैसा बच जाता था वो राजा के पास भेज देते थे, ठीक है, खुद के खर्च के लिए निकाल के, आर्मी के लिए निकाल के, जितना एक्सेस मनी बच जाती थी वो राजा के पास भेज देते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इक्ता सिस्टम एबोलिश किसने किया? इक्ता सिस्टम एबोलिश किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, जो कि खिलजी वंश का एक राजा था, सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ खिलजी वंश का, उसने इक्ता सिस्टम एबोलिश कर दिया, उसको ये सिस्टम पसंद नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इक़्तेदार के जो टास्क थे वो क्या क्या थे, मतलब कि इक़्तेदार के काम क्या क्या थे? तो इक़्तेदार जो है उसके बहुत सारे काम थे। कैरिड आउट सुल्तान्स डायरेक्टिव इन हिज रीजन, सुल्तान जो भी दिशा निर्देश देता था, सुल्तान जो भी आदेश देता था, उसको अपने क्षेत्र में फॉलो करवाने का काम किसका होता था? इक़्तेदार का, ठीक है। इक़्तेदार की जो पावर थी वो राजा के बराबर ही थी, सुल्तान के बराबर ही थी, लेकिन खुद के क्षेत्र में, ठीक है। जैसे जो सुल्तान है वो तो ऑल ओवर उसका जितना भी एरिया है उसमें उसके पास पावर थी, ठीक है, सभी इक़्तेदार सुल्तान के अंडर आते थे। इसी तरीके से इक़्तेदार जो थे वो भी काफ़ी पावरफुल थे अपने क्षेत्र में, ठीक है, जो क्षेत्र उनको राजा ने दिया था इक़्ता के तौर पर, वहाँ पर सुल्तान बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, ठीक। नेक्स्ट है रिटेन एंड मेंटेन लार्ज आर्मी, तो जो इक़्तेदार थे उनका काम था कि वो अपने पास एक बड़ी या छोटी आर्मी हमेशा तैनात करके रखे, ताकि अगर राजा को कभी ज़रूरत पड़ जाए युद्ध के टाइम पर सैनिकों की, सिपाहियों की, तो इक़्तेदार उसे राजा के पास भेज सके, ठीक है। सेंड आर्मी टू सुल्तान ड्यूरिंग बैटल, जो कि मैंने बताया, जब भी बैटल होती थी तो सुल्तान अपने इक़्तेदारों की बैठक बुलाता था, सभा जिसे बोलते हैं, एंड उनसे बोलता था कि वो सभी जितनी आर्मी है उनके पास राजा के पास भेज दें। तो सारे इक़्तेदार मिलकर अपनी आर्मी को राजा के पास भेज देते थे, जिससे राजा के पास एक बहुत ही लंबी चौड़ी आर्मी आ जाती थी, ठीक है, एंड राजा युद्ध जीत जाता था, ठीक है। तो बैटल के टाइम पर ये इक़्तेदार का फ़र्ज़ था कि वो राजा के पास अपनी आर्मी को भेजें। प्रोटेक्ट सिटीजन्स, इक़्तेदार जो थे वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे अपने प्रोविंस में, ठीक है। अपहोल्ड धर्मा इन सोसाइटी, उनका एक और काम था कि वो अपनी सोसाइटी में धर्म को बनाए रखे, कोई भी अधर्म का काम ना करें, ठीक है। रिसीव मनी फ्रॉम पीपल, मतलब कि वो लोगों से पैसे वसूल करते थे। मैनेज मिलिट्री एक्सपेंस, उनका काम था कि लोगों से पैसे वसूल करना, टैक्स कलेक्ट करना, एंड उस पैसे को मिलिट्री के एक्सपेंसेस में लगा देना, ठीक है। कलेक्ट टैक्स फ्रॉम पीपल ऑफ प्रोविंस, जैसे मैंने बताया इक़्तेदार लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। रेस्ट मनी वॉज गिवन टू स्टेट ट्रेजरी, बाकी का जो बचा हुआ पैसा होता था उसको वो राजकोष में, स्टेट ट्रेजरी में राजा के पास भेज देते थे, जमा करवा देते थे, ठीक है। प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट ऑफ अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर एंड सबमिट टू सेंटर, जो इक़्तेदार थे उनका ये फ़र्ज़ था कि वो एक एनुअल रिपोर्ट बनाए जिसमें वो अपनी अर्निंग लिखते थे कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, टैक्स कलेक्ट किया, कितना पैसा उन्होंने ओवरऑल कमाया, एंड अपना एक्सपेंस भी लिखते थे कि कितना उन्होंने खर्चा किया, जिससे राजा को हमेशा पता रहे कि किस इक़्तेदार ने कितना खर्चा किया है, कितना कमाया है, एंड कितना अपने पास बचाया है। तो राजा जो था ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि राजा की सब पर नज़र होती थी कि कौन इक़्तेदार कैसा काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ टास्क है जो कि इक़्तेदार उस टाइम पर परफॉर्म करता था। अब देख लेते हैं लिमिटेशंस फॉर इक़्तेदार, मतलब कि इक़्तेदार जो होते थे उनकी कमियां क्या क्या थी, ठीक है। तो इक़्तेदार जो थे उनकी लिमिटेशंस थी, सुल्तान को टेक अवे इक़्ता व्हेनेवर ही प्लीज्ड, जो सुल्तान है वो कभी भी इक़्ता ले सकता था जब उसका मन करे, ठीक है। सुल्तान कभी भी इक़्ता ले सकता था अपने इक़्तेदार से, अगर जैसे अगर किसी भी टाइम सुल्तान को ये लगे कि उसका जो इक़्तेदार है वो अच्छे से मिलिट्री को नहीं चला रहे,
अच्छे से वो एक्सपेंस नहीं कर रहा है मिलिट्री के ऊपर, या फिर अपने पास ज़्यादा पैसे बचा रहा है, स्टेट ट्रेजरी में कम पैसे दे रहा है, तो राजा जो है वो कभी भी इक्ता वापस ले सकता था किसी भी इक़्तिदार से, ठीक है। ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टार्टिंग एक्सटेंशन वो विदाउट सुल्तान परमिशन, मतलब कि इक़्तिदार जो थे उनके पास ये हक नहीं था, ये राइट नहीं था कि वो खुद से किसी भी जगह पर बैटल कर सके, लड़ाई कर सके, ठीक है। जैसे उस टाइम पर आपने पढ़ा होगा, होता था कि एक जो ट्राइब होता था वो दूसरे ट्राइब पर हमला कर देता था, या फिर एक स्टेट दूसरे स्टेट पर हमला कर देता था ताकि उसके पैसों को लूट सके। बट उस टाइम पर जो इक़्तिदार होते थे उनके पास ये राइट नहीं होता था कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए दूसरे इक़्तिदार पर हमला कर दें, कि उसको हरा के उसका इक़्तिदार भी ले लें। नहीं, उस टाइम पर जो इक़्तिदार था ये नीड थी कि उसको प्रायर परमिशन लेनी होगी सुल्तान की, अगर वो एक्सटेंशन वो करना चाहता है किसी भी दूसरे इक़्तिदार के साथ, ठीक है। जो इक़्तिदार थे दे वर सपोज्ड टू सेंड सुल्तान ए पार्ट ऑफ एक्सपीडिशन, अगर वो कहीं पर लूटपाट करते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, उस लूट का कुछ हिस्सा सुल्तान को भेजना पड़ता था, ठीक है। प्रोहिबिटेड फ्रॉम रनिंग हिज ओन कोर्ट, मतलब कि इक़्तिदार के पास ये राइट नहीं था कि वो खुद का एक कोर्ट चला सके, मतलब कि खुद का राज दरबार बना सकें, ठीक है। हालांकि इक़्तिदार के पास पावर तो थी, लेकिन इतनी पावर नहीं थी कि वो राजा की तरह अपना एक दरबार बना ले, उस दरबार में लोग आए और वो उनकी समस्याओं का हल करें। मतलब कि लोगों को अगर अपनी समस्याओं का हल करवाना था तो उनको इक़्तिदार के पास नहीं बल्कि राजा के पास ही जाना पड़ता था, ठीक है। इक़्तिदार के पास ये पावर, ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपना खुद का कोर्ट रन कर सके। नॉट अलाउड टू यूज़ अ रॉयल क्रेस्ट और कैनोपी, जैसे उस टाइम पर हमने देखा होगा, टीवी में भी दिखाते हैं, जो राजा होता था उसके ऊपर एक छत्र लगा होता था एंड वो उसके नीचे बैठता था सिंहासन के ऊपर, उसको कैनोपी कहा जाता है, ठीक है। तो जो इक़्तिदार था उसके पास ये पावर नहीं थी, ये राइट नहीं था कि वो यूज़ कर सके रॉयल क्रेस्ट या कैनोपी का, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो अपने आप को राजा के बराबर समझने लग जाएगा, इसलिए राजा ने ये अथॉरिटी इक़्तिदारों को नहीं दी थी। एंड किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सोल्जर या नोबल को इक़्ता देने से पहले राजा उससे शपथ भी दिलवाता था कि वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करेगा, तभी उसको इक़्ता दिया जाता था, ठीक है। अनेबल टू इशू कॉइनेज इन हिज नेम, कोई भी इक़्तिदार ये नहीं कर सकता था कि अपने नाम से कॉइन इशू कर दें, सिक्का चला दें, ठीक है। ही माइट बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, अगर राजा को लगता कि एक इक़्तिदार जो है वो अपने क्षेत्र में अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो उसको परमानेंटली रिमूव कर दे, उससे इक़्ता वापस ले ले, या फिर उसको दूसरी टेरिटरी में ट्रांसफ़र कर दे। ये राजा के ऊपर डिपेंड करता था। तो ये कुछ दिक्कतें थी जो कि इक़्तिदार उस टाइम पर फेस करते थे। ही वॉज अनेबल टू रीड लास्ट नेम खुतबा, ठीक है। जो इक़्तिदार होता था उसके पास ये राइट नहीं था कि वो लास्ट नेम खुतबा रीड कर सके। अब आप सोचेंगे खुतबा क्या होता था। खुतबा जो है ये एक तरीके से जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंत्र होते हैं, वैसे उस टाइम पर जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, मस्जिद में जाते थे एंड वहाँ पर वो खुतबा पढ़ते थे, सिर्फ जो राजा होते थे। खुतबा क्या होता था, खुतबा एक एक्नॉलेजमेंट होती थी सॉवरेनिटी की, कि वो सॉवरेन है। तो ये जो सॉवरेनिटी के लिए एक्नॉलेजमेंट होती थी कि राजा जो है वो सॉवरेन है, ठीक है, ये चीज़ सिर्फ राजा ही पढ़ सकता था एंड ये राइट उन्होंने इक़्तिदार को नहीं दिया था, मतलब कि सॉवरेनिटी का राइट इक़्तिदारों के पास नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो उस टाइम पर इक़्तिदार फेस करते थे। तो उम्मीद है टॉपिक आपको यूज़फुल लगा, अच्छा लगा। ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।